अबे यार ये क्या हो गया यार, ये हम हार गए। मोमिन साकिब कहता था ना मारो मुझे मारो, मैं तो कहता हूँ आज उसे वाकई मारो। ये क्या यार, एशिया कप से बाहर भाई, फारिग खली बल्ली, गंजी स्वैग खली बल्ली। मतलब अखीर हो गई यार कि वर्ल्ड नंबर वन टीम और एशिया कप में भी फेवरेट और वर्ल्ड कप की भी फेवरेट टीम फाइनल तक की नहीं पहुंच पाई, और श्रीलंका के हाथों ऐसी गंदी शिकस्त यार। ओए होए 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 होए। मतलब ये तो टीमों ने कोई तहैया कर लिया है कि अब ना तो भाई पहले 3 मैचों में 10-10 हमने आउट किए, बल्ले बल्ले हो गई कि क्या बॉलिंग है पाकिस्तानी टीम की, और ये सारी सारी टीम को उड़ाई जा रहे हैं और सिर्फ पेसर्स विकेटें ले रहे हैं, और अब जाके 2 के बाद हमसे आउट ही नहीं किए जा रहे। स्पिनर्स हमारे वैसे ही हाथ उठा के खड़े हैं कि हमने तो कुछ करना ही नहीं है, सारी जिम्मेदारी पेसर्स पे बनी हुई। वो बेचारे वैसे इंजर्ड होके फिर रहे हैं, वो नसीम शाह और हारिस। मतलब कोई ना कोई, चाहे वो एशिया कप हो वर्ल्ड कप हो, एक आधा हमारा पेसर इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह या नवाज या चाचे इफ्तिखार को बॉलिंग देते हैं, वो बेचारे फट्टा खा लेते हैं, और हमारी टीम के रास्ते वापसी की फ्लाइटें शुरू हो जाती हैं, फ्लाइटें पकड़नी पड़ जाती हैं हमें वापसी की। भाई मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान इस टाइम एशिया कप से बाहर हो चुका है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच होगा, लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो श्रीलंका डिजर्व करता था। श्रीलंका ने जिस तरह की इंडिया के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उनके यंग टैलेंट ने, वो डिजर्व करते थे फाइनल खेलना। चूंकि हम मैच में वापस तो आ गए थे बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स के अंदर, लेकिन हमारी टीम फिनिश नहीं कर पाई। बैड लक थी, जमान खान की बॉल पे जो एज हुआ है, चौका पड़ा है ना पीछे, मैं पीट रहा था उस टाइम के ऊपर। कैप्टेंसी पे बात आ जाती है यार बाबर, फिर सॉरी भाई, अब क्या करें। आपने जो थर्ड मैन आगे क्यों बुला लिया यार? आपको पता है जमान खान जैसे जो है पेसर, वो क्या करते हैं, वो इस तरह की बॉल करते हैं कि वो आगे बॉल उन्होंने करनी होती है और उनको एज लगने के शदीद चांसेस होते हैं कि एक बंदा आपके यॉर्कर मार रहा है या आगे फुल लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है तो उसे एज उज लग के चौका होना ही है। तो आप थर्ड मैन को क्यों ऊपर बुला रहे हो यार? जब इसने थर्ड मैन को ऊपर बुलाया, मैं अपने जिन लोगों के साथ बैठ के मैच देख रहा था, मैं उनसे यही कह रहा था कि यार यहीं से चौका होना है, यहीं से चौका होना है, कि इसने जो फाइन लेग और जो है थर्ड मैन को आगे बुला लिया। तो बहरहाल अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, मैच को शुरू से जायजा लेना शुरू करते हैं मैच का। पाकिस्तान की टीम की जैसे ही बैटिंग आई, पाकिस्तान की टीम ने पहले तो इन्होंने ये किया कि वो जो पिछला प्रेशर था कि बॉलिंग पहले करके छितर पोला खा रहे थे, इन्होंने बोला कि अच्छा इसमें बैटिंग पहले करते हैं। लेकिन बैटिंग पहले करने के लिए भी कोई आपके पास स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए यार। आपके पास स्ट्रेटजी क्या थी? आपने पहले तो एक दिन पहले जो टीम अनाउंस कर देते हो, इसकी समझ नहीं आती। इससे पहले तक मैं इस चीज के हक में था कि हमारी टीम बड़ी तगड़ी है और एक दिन पहले टीम अनाउंस करें, लेकिन ये गलत स्ट्रेटजी है यार। ये आपके जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं, अगली टीम को पूरा होमवर्क करने का मौका मिल जाता है। पहले आपने इसमें थोड़ा सा ये किया कि चेंजेस कर दिए। इमामुल हक को आपने मसला बनवा दिया बैक स्पैम वाला, और साथ सऊद शकील को बुखार शुखार करवा दिया एक रात में। पहले ऐसा कर आके आप लोगों ने कुछ चेंजेस कर तो ली, थोड़ा मतलब सरप्राइज अगली टीम को देने के लिए। लेकिन खैर इन्होंने जब बैटिंग शुरू की तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई इनकी बैटिंग के अंदर। अब्दुल्ला शफीक के अलावा फखरू फौजी का वही किरदार था कि फखरू फौजी नहीं अच्छा खेल, तो उसे बाहर बैठा देते यार, हारिस को मौका देते, हारिस से ओपनिंग करवा लेते ताकि आके वो अटैकिंग क्रिकेट तो खेलता। 5वें 6ठे नंबर पे आप उसे भेज रहे हो, वहां पे आके उसने क्या करना है? या तो पोजीशन इस तरह की हो ना कि ऊपर वालों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो और नीचे से आके जी चलो मोहम्मद हारिस को कोई 5-6 ओवर्स मिले और वो 5-6 ओवरों में फांटा फूंटा लगा के चला जाए, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन जब आपके ऊपर वाले बैट्समैन परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो हारिस नीचे आके क्या कर लेगा? अब उसकी गेम इस तरह की तो नहीं है कि वो आके सिंगल डबलें आपको करके दो और 40 बॉलों के ऊपर कोई 30-35 स्कोर बनाए। वो इस तरह का खिलाड़ी नहीं है, उसे आप उसकी नेचुरल क्रिकेट खेलने दो, जो उसकी नेचुरल पोजीशन बनती है ओपनर वाली, तो आप उसे खुल के ओपनिंग करने का मौका दो ताकि वो अपनी अग्रेसिव जो क्रिकेट वो खेलता है वो वाली क्रिकेट खेले। अगर फखर जमान को खिलाना आपके लिए बहुत लाजमी था तो आप उसे नीचे खिला लेते वन डाउन। वो पहले T20 में भी तो जब बाबर और रिजवान जगह नहीं छोड़ते तो वन डाउन आके खेलता ही है। तो यहाँ भी आप थोड़ी सी इस तरह की स्ट्रेटजी भी यार कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने बहरहाल कुछ नहीं किया। वो तो अल्लाह भला करे रिजवान का और चाचू इफ्तिखार का कि वो बारिश के बाद आके उन्होंने थोड़ा मोमेंटम बनाया। बॉल भी थोड़ी सी खैर हो गई थी गीली शीली होने की वजह से, क्योंकि बाउंड्री के साथ वाला जो एरिया था वो कवर्ड नहीं था। वो कोई 2-4 चौके चुके लगे, बॉल गीली होना शुरू हो गई और बॉल उस तरह से सीम और स्विंग नहीं कर रही थी, जिस वजह से ये थोड़ा सा टीम को वापस मैच में लेके आए और थोड़ा टीम का रिदम बनाया और स्कोर हमारा चला गया 252 तक।
अब फिर बात आ जाती है डीएलएस पे के डीएलएस ने हमारे साथ क्या किया। मैं तो समझ रहा था कि डीएलएस शायद हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर हम 240-50 स्कोर कर जाएंगे तो हमें 20-25 स्कोर ऊपर एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 8 ओवर जो इनके कटे थे। तो बहरहाल डीएलएस ने फिर धोखा दे दिया, बजाय कि हमें कोई 15-20 स्कोर इजाफी मिलते, हमारा 1 रन उन्होंने काट लिया। 252 पाकिस्तान ने बनाए और 252 का टारगेट ही श्रीलंका को थमा दिया गया चेज करने के लिए। फिर जब श्रीलंका की टीम ने बैटिंग शुरू की तो शाहीन इस दफा फिर वो नई फॉर्म में नजर आ रहा था उस तरह से। उसके साथ बिल्कुल नसीम शाह और हारिस रऊफ नहीं थे, लेकिन आपने अकेले भी तो कुछ ना कुछ करना होता है। उनका प्रेरा वापस इतनी देर बाद टीम में, उन्होंने आके जैसे ही अटैक करना शुरू किया। ये रोल होना चाहिए फखर जमान जैसे प्लेयर का, या अगर आप हारिस को ओपनर भेजो तो उसका ये रोल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बहरहाल कुछ भी नहीं किया और हम लोगों ने सिर्फ छितर खाए हैं। उसने आके 3-4 चौके जड़े और श्रीलंका की टीम का मोमेंटम बना दिया। और उसके आउट होने के बाद श्रीलंका ने वो काम नहीं छोड़ा सिंगल डबल वाला, जैसे इंडिया ने सेम स्ट्रेटजी इंडिया वाली श्रीलंका ने अपनाई कि सिंगल डबल दुकियां मार रहे हैं, सिंगलें मार रहे हैं। और उसी के साथ वो 6 का जो रन रेट था उन्होंने वो अपना टूटने ही नहीं दिया, खराब होने ही नहीं दिया। और हम लोगों ने किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश नहीं की। हम भी चाह रहे थे कि अच्छा यार चौके चुके नहीं पड़ रहे, सिंगलों से काम चल रहा है। टारगेट भी तो इतना था ना, या तो आपने 42 ओवरों में कोई 320-25 का टारगेट दिया होता फिर सिंगल भी समझ आ जाते। लेकिन जब आपका टारगेट ही 6 के रन रेट के हिसाब से था और वो 6 के रन रेट को कंटिन्यू भी करके रखे हुए थे, तो वहां पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी। बहरहाल मोहम्मद वसीम को खिलाया, मुझे समझ नहीं है शाहनवाज धानी को बुलाया क्यों था आप लोगों ने, जब आपके पास मोहम्मद वसीम की ऑप्शन थी और आपने सोचा हुआ था कि खिलाना भी उसी को है, तो फिर आप शाहनवाज धानी क्यों कौम का पैसा बर्बाद करवा रहे हो यार, उसे इधर ही रहने देते। बहरहाल बनता ये था कि शाहनवाज धानी को लाजमी ये चांस देते। वो मेरे ख्याल में कदरे बेहतर बाउलर है मोहम्मद वसीम से। इन्होंने मोहम्मद वसीम को खिला भी लिया, फिर उससे ओवर भी नहीं करवाए, सिर्फ 3 ओवर करवाए। उसने भी अपने हिस्से की कुट शुट खाई, वो भी साइड पे हो गया। फिर आके एंड पे हमें बहरहाल काम आया हमारा चाचू इफ्तिखार ही के, उस वो मैच में वापस लेके आया। 3 विकेटें उसने दिलवाई, लेकिन रिजवान ने कैच छोड़ दिए। एक तो हमारे यार ये काम कब खत्म होंगे कि हम सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में या तो एक खिलाड़ी हमारा मेन इंजर्ड हो जाता है, या फिर हम कैच उस तरह का छोड़ देते हैं, रन आउट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा मैच खुड्डे लाइन भी लग जाता है और हम इवेंट से बाहर भी हो जाते हैं। और तीसरा काम हमारे साथ ये होता है कि हमारी वो मैच में वापसी हो ही नहीं पाती, और जो खिलाड़ी का जिसको हमने चांस दिया होता है वही खिलाड़ी अगली टीम को फिर मैच जितवाता है। और इस मैच में भी ऐसे ही हुआ। बहरहाल शुरू में उसने जब उनके 2 आउट हो चुके थे 60-70 पे, तब भी हमारी टीम ने प्रेशर नहीं डाला। बाबर आजम की कैप्टेंसी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही जनाब, फुल घुग्गू बन के खड़े होते हैं ना कोई। आप काम अगर आपने धोनी को कॉपी करना है कि काम रह के कैप्टेंसी करनी है, तो कम से कम आप उतने स्मार्ट भी तो होने चाहिए। धोनी बेशक काम एक कैप्टन था, लेकिन वो स्मार्ट भी था। वो इस तरह के डिसीजन करता था कि अगली टीम को समझ ही नहीं आती थी, कि मतलब लगता था कि ठंडा ही खड़ा हुआ है, लेकिन अगला अंदर से फुल गर्म होता था, वो आपको ठंडा कर देता था। लेकिन हमारे बाबर आजम साहब की समझ ही नहीं आती, ना मुंह से कुछ बोलते हैं, ना कोई किसी को कुछ कहते हैं। कोई पता नहीं भाई कि कैप्टेंसी किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है। मतलब मेरे ख्याल में ये इंडिया से जो हारे हैं वो उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाए। जब आप इस तरह के बड़े इवेंट्स में, वो चाहे एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, आपके साथ इस तरह का सेटबैक होने के चांसेस होते हैं। अगली टीमें भी खेलने आई हैं, लेकिन मजे की बात ये होती है कि इस तरह का सेटबैक हो भी जाए तो आपने फौरन, आपके पास टाइम नहीं होता, आपने उस चीज से बाहर निकलना होता है ताकि अगले मैचेस में आप परफॉर्म कर सको। लेकिन इन्होंने बहरहाल वो इंडिया वाली जो शिकस्त है उसे इतना दिल और अपने हिसाब पे सवार कर लिया। कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानियां होती हैं, तो हिसाब पे सवार कर लिया, जिस वजह से इन्होंने अगले मैच में भी डरे डरे नजर आए। पिच मेरे ख्याल में बेहतर थी, ये मैच में टारगेट ज्यादा दिया जा सकता था, लेकिन इनके डर ने इनको मार दिया। ये समझे कि शायद इतना स्कोर भी हम कर लेंगे, हमारी बॉलिंग बेहतर है तो हम श्रीलंका को संभाल लेंगे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि उनका होम क्राउड है भाई, वो भी तो तैयारी करके आए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो मुकाबले में आपके साथ खेलना है, आपको जवाब देना है। बहरहाल चाचू इफ्तिखार हमें मैच में वापस लेके आए। उसके बाद थोड़ा शाहीन भी एक्टिव हो गया। जमान खान तो वैसे ही डेथ ओवर्स का बॉलर है, वो उसने चाहे उसे पीएसएल में मौका मिले या वो इंग्लैंड में काउंटी खेलने गया वहां उसे मौका मिला, उसने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। और आखिरी ओवर बेचारे हमेशा उसके पल्ले पड़ जाता है, तो हर दफा वो थोड़ी ना जिता के देगा, कभी कभी बंदे को कुट लग जाती। बहरहाल जब उसने पहली 2-3 गेंदें जमान खान ने आके की तो लग रहा था कि अब मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया। आखिरी 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, वहां पे गलती की बाबर आजम ने, फील्डर आगे बुलाने वाली, और वहीं से चौका लगा और मैच हमारे हाथ से निकल गया। खैर आखिरी बॉल के ऊपर भी इन्होंने गलत फील्ड, या तो फील्ड गलत सेट थी या फिर जमान खान ने जो फील्ड सेट हुई थी उसके मुताबिक बॉल नहीं की। आखिरी बॉल पे ही विकेट लेने का चांस था, मतलब
वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल नहीं याद कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल था, आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, उन्होंने रन आउट कर दिया था। इस तरह का कोई सिस्टम भी हो सकता था, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग चाहिए होती है। जब आप इतने ढीले ढीले बन के खड़े हो गए, ढीले समझ रहे हो ना, वो वाले ढीले नहीं, ढीले बन के जब आप खड़े हो गए, फिर आप किस तरह से यार रोक पाओगे। उसने बड़े आराम से सिंगल डबल करके बहरहाल उन्होंने बोला चलो अपने मुल्क वापस जाओ यार, निकलो यहाँ से। तो बहरहाल हम एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। अब हमारे पास एक ही चांस है, वर्ल्ड कप आगे आ रहा है कि हम अपनी जो गलतियां हुई हैं, जो हम लोगों की खामियां हैं, उनको हम काबू में लेके आए और जो डिसीजन करने हैं, जो प्लेइंग 11 रखनी है, उससे हम करें। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक की टीम में जगह बनती है, उसे ये लाजमी ट्राई करें। फखरू फौजी को रेस्ट देना पड़ता है तो थोड़ा रेस्ट दे दें, या उसे रख लें, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है आपको, मतलब 3rd पोजीशन के ऊपर, तीसरी पोजीशन, 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आपको ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह के बैट्समैन की, उसे साथ रखना है आप रखो, बैकअप में अपने रखो, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को प्लेइंग 11 का हिस्सा लाजमी बनाओ। और शादाब के बारे में भी लाजमी सोचो कि शादाब को किस तरह से लेके चलना है, या नवाज को किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। और अबरार अहमद को टीम में वापस ले आओ तो क्या बात है, फिर थोड़ा सा जो हमारा स्पिन अटैक है वो हमें थोड़ा सॉलिड और स्ट्रांग नजर आएगा। तो बहरहाल जी ये है सारा माजरा कि हम बाहर हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। अब इजाज़त दें, अब मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। इंडिया और श्रीलंका का फाइनल है, और उससे पहले खैर इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी रहता है। इनका भी रिव्यू पे एक आधी वीडियो बना देंगे यार, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोगों ने तो भाई अपनी दुकान चलानी है ना। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।